ये वीडियो 3 पार्ट्स में बनी है। इसके पीछे कारण ये है कि मैं अपना 25-30 साल का एक्सपीरियंस आधे घंटे में नहीं बता सकता। उसको समझाने के लिए कम से कम 1.5 पौने 2 घंटे लगेंगे। तो इसलिए मैंने ये पार्ट्स वाइज बनाई है और हर पार्ट का अपना एक सिग्निफिकेंस है। उसके बाद मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंस के अनुसार लेआउट के थ्रू भी और कुछ वीडियो उसमें मैंने एग्जाम्पल के रूप में फ़िट किए हैं। उम्मीद करता हूँ उनसे भी आपको थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पार्ट वाइज आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। यदि मेरी वीडियो में अट्रैक्शन की ताकत होगी तो आप ज़रूर अट्रैक्ट होंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार, और आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो अपने इच्छा अनुसार सब्सक्राइब भी करते हैं। मैंने वीडियो में आज तक नहीं बोला कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बट एक फॉर्मेलिटी है, वो सबको लिखनी पड़ती है जो एंड में मैं लिखता हूँ। लेकिन हर क्रिएटर का बहुत समय जाता है एक वीडियो बनाने के लिए, उसको कंपोज करने के लिए, उसको अपलोड करने के लिए, एक टॉपिक सोचने के लिए और एक टॉपिक बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। और स्पेशली मेरी वीडियोस थोड़ा सा हटके होती हैं क्योंकि मैं जनरल टॉपिक नहीं बनाता, मैं थोड़ा अलग हटके बनाता हूँ, इसलिए कि आप लोगों को हर जगह से एक ही नॉलेज मिलती है। मैं थोड़ा आपको हट के देता हूँ। बदले में मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं लेता, ना आप मेरे को चार्ज देते हैं, ना मैं आपसे कोई चार्ज करता हूँ। सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे जो एड्स आते हैं कृपया करके उनको स्किप ना कीजिए। आप मेरी हेल्प जो है इसी तरह से कर सकते हैं कि जो एड्स हैं उनको थोड़ा देख लीजिए करिए और उनको थोड़ा चलने से आपको हेल्प करने का मौका भी मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप ऐड स्किप ना करें, उनको चलने दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। इस वजह से कि हर क्रिएटर जितना समय एक वीडियो बनाने में लगाता है उसका पूरा टाइम उसमें डिवोट हो जाता है। तो मेरा मेन काम यही नहीं है, मेरे को और भी बहुत काम है, लेकिन इस काम में अगर मुझे नेगेटिविटी दिखती है तो हो सकता है मैं इस काम को कंटिन्यू ना करूं। आपसे उम्मीद है कि आप लोग अपने बेनिफिट के लिए इसको कंटिन्यू करें और कृपया करके अपने एड्स को देखते रहें वीडियो के साथ साथ। थैंक यू। आज मैं आपको यामाहा RX 100 के रिगार्ड में अपनी लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस यानी कि सारे अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। आज मैं आपको अपनी राइडिंग के एक्सपीरियंस, स्किल और कौशल का पूरी तरह से विवरण दूंगा, जिससे कि आपको भविष्य में लाभ मिलेगा। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यामाहा RX 100 सेकेंड हैंड ख़रीदी होगी, या बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट ओनर होंगे और वो कम चलाते होंगे। ज़्यादातर लोग सेकंड ओनर ही हैं जो इसको चलाते हैं। लेकिन आज तक किसी ने भी अपने इस स्किल को आपके साथ शेयर नहीं किया होगा जो मैं आज करने जा रहा हूँ। आज के बाद कभी भी आप कोई ड्राइविंग करते वक्त गलती करेंगे तो सबसे पहले आपके कान में मेरे वो शब्द गूंजेंगे जिस काम के लिए मैं आपको मना करूँगा, क्योंकि इन फैक्ट्स के साथ जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मेरी लाइफ में गुजर भी चुके हैं।
और मैंने अपने एक्सपीरियंस के द्वारा इस वीडियो को कंपोज किया है, और कुछ शॉर्ट्स मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, और इसके अलावा मैंने कोई लेआउट भी डिज़ाइन किया, उसके ऊपर भी मैं कुछ समझा दूंगा। एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स को आपको समझाऊंगा। इसके एक्सपीरियंस में मैं आपको ये बता दूं, आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जितनी गाड़ी मैंने चलाई है उतनी गाड़ी मेरे बराबर किसी और ने चलाई हो। मैं 70 के करीब हिंदुस्तान के चक्कर लगा चुका, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक मैंने इतनी गाड़ी चलाई है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए मैंने कितनी ये गाड़ी चला ली, और आज तक इस गाड़ी के साथ मेरा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सका। कहने का मतलब ये है कि मैंने अपने स्किल को इस तरह से मेंटेन किया है जिससे कि मैंने कुछ ज़िंदगी में सबक सीखे हैं। और ये तो बाइक की बात है, इसके ऊपर अगर मैं कार के भी कैलकुलेशन कर दूं तो 60-70 हज़ार किलोमीटर तो मैंने कार भी चला ली है। तो इन सब बातों को मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि जो एक्सपीरियंस ड्राइविंग के मैंने सीखे हैं वो मैं आपको भी अच्छी तरह से समझा दूँ, जिससे कि ज़िंदगी में आपको कभी भी ड्राइविंग के अंदर दिक्कत ना आए। तो चलते हैं, एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस बात का निर्देश दूंगा कि आपकी बाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेन होनी चाहिए। यदि आप अपना ध्यान जैसे रखते हैं उसी प्रकार से आप अपनी बाइक का भी ध्यान रखें। समय समय पर उसकी सर्विसिंग कराते रहें, और उसके साथ जब भी आप जाते हैं आपको ये पहचान लेना चाहिए कि उस गाड़ी में कोई कमी तो नहीं, और नेक्स्ट टाइम उस गाड़ी को आप ठीक करवा लें। ये बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आप किसी गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करके चलते हैं वो गाड़ी आपको कभी भी धोखा नहीं देगी, चाहे वो ये चाहे कोई और हो। दूसरी बात कि जब आप बाइक को सवेरे मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं तो एक्सीलरेटर बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस वक़्त बाइक ठंडी होती है, और ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे आपको स्पीड को बढ़ाना चाहिए। सिमिलरली जब आप उस पर राइड करते हैं उसको कम से कम 15-20 मिनट तक 60 की स्पीड पर ही चलाइए, इससे ज़्यादा एक्सीड ना करिए, क्योंकि इंजन उस वक़्त बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो गर्म नहीं होता। और ज़्यादा आपने अगर फोर्स की तो आपकी बाइक ज़्यादा तेज़ तो नहीं दौड़ेगी, लेकिन कोई ना कोई कमी ज़रूर हो सकती है। इसलिए जब तक इंजन गर्म नहीं हो जाता उसकी स्पीड को धीरे धीरे आप बढ़ाइए। ये दो इंस्ट्रक्शन मैंने इसलिए दिए हैं कि कई लोग स्टार्टिंग की शुरुआत ही गलत कर देते हैं, तो वो पूरे रास्ते ही परेशान रहते हैं। कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग परफॉर्मेंस के लिए, यामाहा RX 100 की परफॉर्मेंस के लिए रोड का सिलेक्शन अच्छा नहीं करते हैं। वो स्ट्रीट रोड में होते हैं या वो मेन भीड़ भाड़ वाली जगह पे होते हैं, वो उसी पे ही अपने स्टंट्स शुरू कर देते हैं। बेसिकली अगर आपको इस गाड़ी को भगाना है तो आप एटलीस्ट उस रोड पे दौड़ाएं जो रोड आपके लिए सेफ़ हो, क्योंकि कोई भी आकस्मिक दुर्घटना ऐसी रोड्स पे हो सकती है, किसी को टच कर सकती है गाड़ी। तो सबसे पहले अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं तो उस जगह को चुनें जो जगह साफ़ हो, ट्रैफिक कम हो,
और पहले उसका सर्वे कर लें, उसके बाद उस पर आप डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। चौथी बात यह है कि यदि आप कभी हाईवे पे जाते हैं तो आपने देखा होगा ना केवल बाइक ड्राइवर रैश ड्राइविंग करते हैं बल्कि कार वाले भी रैश ड्राइविंग करते हैं। हमेशा ऐसे लोगों से बचें जो पीछे से रैश ड्राइविंग करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ये खुद तो मरेंगे ही, दूसरे को भी लपेटे में ले सकते हैं। तो जब भी आप हाईवे पे चलें तो चारों तरफ से आंखें चौकन्नी करके चलें कि कोई भी व्यक्ति आपको इस तरह से ओवरटेक ना करें। इसके अलावा मैं एक डायरेक्शन आपको और देना चाहता हूँ कि कभी भी लुकिंग मिरर के बिना बाइक ना चलाएं। अगर आपके पास 2 लुकिंग मिरर नहीं है तो एटलीस्ट राइट हैंड साइड वाला आपके पास ज़रूर होना चाहिए। जिस बाइक में लुकिंग मिरर नहीं है उस बाइक को चलाना ख़तरे से खाली नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग इंडिकेटर से भी अनुमान लगा लेते हैं कि मैं पीछे का देख लूँगा। कंपनी ने लुकिंग मिरर को ऐसे ही नहीं दिया, कंपनी भी चाहती है कि राइडर प्रोटेक्शन में रहे, इसलिए 2 लुकिंग मिरर उसको दे रखे हैं। अब आपने यदि उसको लगाया ही नहीं है और हटा दिया है तो आप ये काम गलत कर रहे हैं। और दूसरा, कुछ लोग इंडिकेटर्स के अंदर जो देखते हैं वो एक कर्व पोजीशन पे दिखाता है, आपको एक लंबी पिक्चर दिखाएगा, जब तक वो आपके बराबर नहीं आ जाएगा तब तक वो दिखाएगा भी नहीं, और इतना बराबर होना किसी भी व्हीकल का आपके लिए ठीक नहीं है। तो जितना भी ट्रैफिक को आपको पार करना है, यदि आपकी बाइक में लुकिंग मिरर है तो आप 80 से 90% ड्राइविंग में सिक्योर हैं। इसके अलावा अगर आप हाईवे या मेन बड़ी सड़क से अगर कहीं जाते हैं तो कुछ व्हीकल्स को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि वो व्हीकल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। उनमें से सबसे पहले आती है रोडवेज़ बसेस। जनरली आपने देखा होगा जो रोडवेज़ की बसेस होती हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर चलती हैं, वो अपने आप को आगे लिखते हैं कि राजधानी एक्सप्रेस, फला स्टेट का नाम लिख के उसका एक्सप्रेस कर देते हैं, और वो बाइक की तरह गाड़ी को उड़ाते भी वैसे ही हैं। वो प्रेशर हॉर्न बजाते रहेंगे और आपको हटाते रहेंगे और अपनी गाड़ी को 80-90 से नीचे वो उड़ाते ही नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को आप अपनी बाइक से कितना ओवरटेक करके आगे चलेंगे। आपको यहाँ मैं बता दूँ, ट्रक वाले फिर भी लाइन से ढंग से चलते हैं, लेकिन ये रोडवेज़ के बसेस वाले बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। ओवरलोडेड ट्रक भी यदि होता है तो वो भी सीधा सीधा चलेगा, लेकिन रोडवेज़ की बसेस जो होती हैं उससे आपको या तो 100 मीटर पीछे रहना है या 100 मीटर आगे रहना है। यदि वो आपके मिरर में दिख भी जाए तो आप अलर्ट हो जाइए कि आपको इसे कैसे सामना करना है। दूसरी बात कि यदि आपको कोई टाटा 407 मिले, आगे वीडियो में मैं उसकी शक्ल भी दिखा दूंगा, तो ऐसे ट्रक से कभी पंगे ना लें। वो ट्रकों में RX 100 है, उसकी पिकअप को कम मत समझना,
वो भी बहुत तेज़ भागता है। ऐसे ट्रकों से सावधान रहें। और ऐसे ट्रक जिसमें फ्यूल है, ऑयल है, डेंजरस हैं, उनसे भी काफ़ी दूरी बना के रखिए। यहाँ मैं आपको एक अपना एग्जांपल भी बताता हूँ कि अभी जितने भी इंडिया में हाईवे चमक रहे हैं वो अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है उनकी। इतने एडवांसमेंट के बाद वहाँ पे सीसीटीवी भी लग चुके हैं। लेकिन आज से 20 साल पहले ये कंडीशन नहीं थी। और 20 साल पहले जब मैं हाईवे पे जाता था तो उस केस में मैं देखता था कि अक्सर हफ्ते के अंदर एक एक्सीडेंट ज़रूर होता था, और टू व्हीलर और बसेस का होता था। ज़्यादातर बसेस रोडवेज़ की होती थी। मैंने भी इनका सामना किया है, लेकिन मैं हमेशा ये देखता था कि ये रोडवेज़ की बसेस कभी भी मेरे मिरर में दिख जाती थी तो मैं या तो इनके 100 मीटर पीछे रहता था या 100 मीटर आगे। इनके साथ होना बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि मैं अक्सर इनके साथ एक्सीडेंट देख चुका था। तो कभी भी रोडवेज़ की बसेस आपको ट्रक से भी ज़्यादा ख़तरनाक होंगी, ये याद रखिएगा। इनसे दूर ही रहना। इसके अलावा हाईवे पे एक बात होती है, और वो है स्पीड लिमिट की। पहले तो क्या होता था कि कुछ जगहों पर ट्रैफिक पुलिस वाले होते थे, कभी भी अचानक वो एक मशीन से पता कर लिया करते थे कि ये आने वाला जो व्हीकल है कितनी स्पीड पे आ रहा है, और उसको 10-12 आदमी का ग्रुप मिलके रुकवाता था, उसका चालान कटता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सीसीटीवी कैमरास लग चुके हैं, ऑटोमेटिक आपका चालान घर पे आ जाएगा। इसके अलावा मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक स्पीड लिमिट तय की दी होती है, जो लिखा भी होगा कि ट्रक को इतने पे चलना है, हैवी व्हीकल को इतने पे चलना है, और 4 व्हीलर को इतने पे चलना है। आपको वो लिमिट मेंटेन करके चलना है, उससे नीचे नहीं चलना। यहाँ पर यह भी मैं बता दूँ, जिन जगहों पे इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान नहीं होता और आपकी आदत है कि आप 40 के ऊपर ही चलते हैं और साइड में लेके चलते हैं, आप तो सोचते हैं मैं बहुत सेफ चल रहा हूँ और मैं तेज़ ही नहीं चला रहा तो मैं गिरूँगा क्यों। लेकिन आपको ये नहीं पता, आप अपनी गलती से नहीं, दूसरों की गलती से ठुकोगे। क्योंकि अगर आपने 40 की स्पीड पे बाइक साइड में भी चलाई, लेफ़्ट हैंड साइड में भी चलाई, तो भी पीछे से तेज़ी से आता हुआ वाहन आपको ठोक के चला जाएगा। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत ऐसे एक्सपीरियंस को देखा है। बेचारा सीधा साधा आदमी चलता जा रहा है 40-50 की स्पीड पे, और पीछे से वाहन तेज़ी से ओवरटेक कर रहा है दूसरे को, वो भी गलत जगह से, और वो जो बेकसूर है उसे ठोक के भाग गया। ऐसा होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि आपको अपनी स्पीड इतनी मेंटेन करके रखनी है कि आपको जहाँ 10 बंदे ओवरटेक करें वहाँ आपको 80 बंदे ओवरटेक ना करें। मतलब कि स्पीड इतनी मेंटेन करें कि बार बार हर कोई बंदा ओवरटेक ना करता जाए। कम से कम स्पीड आप 70 और 75 की रख सकते हैं, और कुछ जगहों पे आपको मैक्सिमम अगर स्पीड देनी भी है तो 90 की स्पीड बहुत है। क्योंकि 90 और 95 की स्पीड पे इसको चलाने से होगा क्या कि इसके साइलेंसर में से स्मेल आने लगेगी, और अगर वो गाड़ी भी रुक जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये गाड़ी इतनी स्पीड पे दौड़ के आई है। तो इसलिए कोशिश कीजिए आपकी 60 से 70 के बीच में ही मेंटेन रहे, और उस अवस्था में आप निकल जाएंगे। लेकिन कभी भी 40 की स्पीड पर ऐसे हाईवे पे गाड़ी ना चलाएं। आपको ये भी बता दूं कि
ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले कभी भी बाइक की स्पीड को ज़्यादा ना करें, नॉर्मल रखें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ज़्यादातर लोग सड़क पार करते हैं और इन केस आपकी स्पीड ज़्यादा रहेगी तो कोई भी दुर्घटना वहाँ पे घटित हो सकती है। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ कि एक मेरा क्लाइंट था। ये किस्सा भी मैंने पहली बार सुना था, आज से करीब 20 साल पहले। उसकी मोटरसाइकिल से ऐसे ही किसी का एक्सीडेंट हुआ जो सड़क पार कर रहा था और वो गिर गया और उस बेचारे की टांग में फ्रैक्चर आ गया। अब मामला कोर्ट तक पहुंच गया। अब चूँकि फ्रैक्चर था, आप कभी सोच ही नहीं सकते कि मोटरसाइकिल से कैसे फ्रैक्चर हो गया, लेकिन उसको चोट लग गई, उसको हो गया। अब जब उसने मेरे को ये स्टोरी बताई कि भाई ऐसे ऐसे केस हो गया है, तो मुझे भी अजीब लगा, भाई ऐसा भी हो सकता है। ये एक्सपीरियंस इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि कभी ज़िंदगी में आप कभी इस झंझट में ना पड़ें। तो कोर्ट केस में उसको हर्जाना देना पड़ा उस पैदल यात्री को जिसकी टांग में फ्रैक्चर हुआ था, और हर्जाना भी उसने अच्छे से क्लेम किया था। वो तो उन्होंने थोड़ा सा जानकारी होने के कारण थोड़ा कम करवा लिया था। जनरली क्या होता था, इंश्योरेंस कंपनियों ने ये कुछ पॉलिसीज़ भी बाद में डाल दी थी कि अगर आपसे, एक तो होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, एक होता है फुल इंश्योरेंस। अगर आपने फुल इंश्योरेंस करा रखा तो आपके साथ साथ यदि किसी को चोट भी लगती है तो वो उसमें उन्हीं का ही वकील केस लड़ने जाता था, इंश्योरेंस कंपनी का। लेकिन कई बार वो भी हार जाता था, तो क्या कर सकते हैं, कोई गारंटी तो है नहीं। अब वो जो क्लाइंट था जो मेरे को बता रहा था अपनी आप बीती, तो वो बेचारा एक तरह से केस हार ही गया और उसको उस समय कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये उसको हर्जाना देना पड़ा, क्योंकि डेट वगैरह भी काफ़ी लेट हो गई थी। तो ये भी एक लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैंने सुना, और इसको मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसके अलावा मैं एक बात और भी बताना चाहूँगा। ज़िंदगी में कभी आप ऐसे रास्ते पर जाते हैं जो डिवाइडर अनसेफ हैं, या जहाँ पर जानवर बैठे रहते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और खुले डिवाइडर हैं, ऐसी जगहों पर गाड़ी ड्राइव करते समय बहुत अपने आप को अलर्ट रखें। क्योंकि इससे संबंधित मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताऊंगा जो मेरी ज़िंदगी में सुने हुए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल तो मेरे क्लोज रिलेशन में ही था कि मैं एक बार रात को ये न्यूज़ सुनता हूँ कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है और पैर में फ्रैक्चर आ गया है। तो बाद में पता चलता है कि जो स्ट्रीट लाइट होती है, जो बड़ी बड़ी लाइट्स भी लगी होती हैं, वो पहले इतने बड़े बड़े हाइलोजन नहीं होते थे कि चौराहों पे या टर्निंग पे बहुत अच्छे से दिखाए। कई बारी अगर गवर्नमेंट जगह पे लगाती भी है तो पेड़ों की वजह से वहाँ रोशनी कम रहती है। अब आदमी तो रात को सड़क देखेगा या गोबर देखेगा, वो तो गाड़ी चला रहा है, उसको पता नहीं कि टर्निंग पे गोबर आ गया और उसका पैर टूट गया, क्योंकि गाड़ी स्लिप हो गई थी वहाँ पर। अब ये एक्सपीरियंस भी मैंने लिया कि इस तरह से भी हो सकता है कि आपकी गाड़ी गोबर पे टर्निंग पे स्लिप ज़्यादा चांसेस होने के, और कम से कम उनको 6 महीने रिकवरी होने में लगे। इसके बाद मैं एक आपको ऐसा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि जिन दिनों मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, उन दिनों मेरा एक फास्ट फ्रेंड था, उसके क्लासमेट जो मेरे को भी जानती थी, उसके फादर की डेथ हो गई थी। रीज़न बताया गया कि
जो कि इतना लगता नहीं है कि वो हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है, तो इसलिए मैं बात आपको शेयर कर रहा हूँ। क्या था कि उसके फादर यूजुअली जैसे जाते हैं वैसे जा रहे थे टू व्हीलर पे, और एक डिवाइडर पे कुछ जानवर बैठे थे, जैसे कि सांड होता है, गाय होती है और अन्य जानवर। वो अचानक ही बाहर निकल आया उस डिवाइडर से, या अचानक ही उठ गया। तो सामने की स्पीड वाले को तो पता नहीं होता कि ये कब उठ जाएगा, और वो उसके चपेटे में आ गया और वहीं पे उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो जिस स्थानों पे ऐसे जानवर घूमते हैं या बैठे होते हैं, ऐसी जगहों पर गाड़ी चलाते समय अपने दिमाग को कंसंट्रेट करें। यहाँ मैं आपसे स्कूल के पास गाड़ी ड्राइव करने के बारे में भी बात करूँगा। यदि आप ऐसे स्थान पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर स्कूल है, आप अपनी ड्राइविंग को बहुत ही स्लो करके निकालें, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल के छुट्टी होने के बाद वहाँ थोड़ा भीड़ भाड़ का माहौल होता है, और वैसे भी गवर्नमेंट बोर्ड पहले ही लगा देती है, इसलिए आपको उस साइन बोर्ड को देख करके अपनी ड्राइविंग की स्पीड कम कर देनी चाहिए। क्योंकि जो बच्चे होते हैं, अगर वो गलती से रोड पार भी कर रहे होते हैं तो उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता जितना कि आपको ड्राइविंग का है। यदि कोई भी बच्चा उसके चपेटे में आता है तो उसके जिम्मेवार वो ड्राइवर खुद ही होता है, क्योंकि वो अलर्ट नहीं था। तो इसलिए स्कूल आने से पहले ही उस ड्राइविंग को आप अलर्ट होके करें जहाँ पे आप चला रहे हैं। इसके बाद मैं आपको रात की ड्राइविंग के लिए कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। आप जानते हैं कि ट्रेन जो होती है वो मैक्सिमम स्पीड अपनी रात को कवर करके अपना टाइम कवर कर जाती है, और दिन में स्लो चलती है। आप ट्रेन नहीं हो, आपके लिए 100 व्यक्ति नहीं बैठे हुए एक ट्रैक को चलाने के लिए। क्यों, आप जितना मर्जी रात को दौड़ाएंगे उतना ही रिस्क आपकी लाइफ को ज़्यादा होगा, क्योंकि सूरज के उजाले में तो एक एक गड्ढा दूर से दिख जाता है। रात के अंधेरे में ना तो स्ट्रीट लाइट इतनी ज़्यादा बेनिफिट होती है देखने में, और ना ही उसमें इतनी पावर होती है हेडलाइट में कि आप बहुत दूर तक देख सकें कि आप 70-80 की स्पीड से निकल जाएं। तो आप ये कोशिश कीजिए कि जितनी भी ड्राइविंग आपको कवर करनी है वो दिन के टाइम में ही हो जाए। ज़्यादातर रात की ड्राइविंग आप अवॉइड ही कीजिए। यदि रोड क्लियर है और साफ है तो कभी भी बड़े व्हीकल के संपर्क में ना रहें। यदि आपको उसको ओवरटेक भी करना है तो जल्द से जल्द उसको ओवरटेक कर जाएं। यदि आपके हाथ में यामाहा RX 100 है तो उसके तीसरे गियर का यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए और तुरंत उसके आगे से निकल जाइए, क्योंकि ये हमेशा याद रखना कि ओवरटेक करते समय बड़े व्हीकल के साथ एक एक पल आपकी लाइफ के लिए ख़तरनाक हो सकता है उसके साथ रहने से। उसके साथ जितना जल्दी आप निकल जाएंगे वो उतना ही बेनिफिशियल है आपके लिए। इसलिए कभी भी ऐसी रोड जहाँ पे आपको लाइन क्लियर है, जानबूझ के और अनजाने में भी इन बड़े व्हीकल्स के साथ नहीं चलना चाहिए। आपने कभी ये भी ध्यान दिया होगा, यदि आप किसी RX 100 के ड्राइवर के पीछे बैठे हैं तो वो चौथे गियर पर ओवरटेक करता है। हो सकता है आप भी उनमें से एक हो, लेकिन वो गलत है। यहाँ आपको दो बातें मैं आपको क्लियर कर दूँ। एक, ओवरटेक करने के लिए इसके लिए
तीसरा गियर बहुत अच्छा है और दूसरा गियर भी अच्छा है। वो डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस आपको जल्दी कवर करना और कितनी स्पीड पे आप हो। दूसरी बात, यदि आप फोर्थ गियर पे करते भी हैं उसको, तो आप लॉन्ग टाइम तक उस व्हीकल के पास रहेंगे जिसको आप ओवरटेक कर रहे हैं, और आपको उसको गोली की तरह पार करना है, क्योंकि बड़े व्हीकल्स हमेशा ओवरटेक करते वक्त ख़तरा बने रहते हैं। इसके बाद एक बात और भी बता दूं, इस बात को आपको अपने सब विवेक से करना है, क्योंकि कई जगहें ऐसी होती हैं जहां पर ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जो बड़े व्हीकल से बचने के लिए स्पीड होने के बावजूद भी सड़क पार करते हैं। जो पैदल यात्री होते हैं वो क्या करते हैं, मान लीजिए कोई बस खड़ी है और वो चलने वाली है, और उसी के आगे से वो रोड पार कर जाएंगे और वो नेक्स्ट व्हीकल को देखेंगे जो उसके साथ से आ रहा है। उसके बाद वो उसको जाने के बाद सड़क पार करते हैं। और यदि कोई ऐसा अनाड़ी आदमी सड़क पार कर रहा हो और आपने गोली की तरह स्पीड दे दी हो, तो वो आपकी बाइक के आगे शिकार हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रहे कि जिस एरिया में आप गाड़ी ड्राइव करके स्पीड से उड़ा रहे हैं, या जिस जगह पर आप उसको निकाल रहे हैं, ऐसी अवस्था के वो लोग ना हो।